गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? ओके। आई थिंक स्क्रीन भी विजुअल होगा आप लोगों को। तो लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट किया था और उसको ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। आज हम लोग कुछ ट्विस्टिंग मोमेंट और इसके साइन कन्वेंशन के बारे में देखने वाले हैं। बेसिकली कल के क्लास में देखा था कि बेंडिंग मोमेंट और टेंसाइल को एक्चुअली में हम लोग पॉजिटिव लेकर चलते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं और कंप्रेशन को नेगेटिव साइन लेते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कंप्रेसिव को नेगेटिव ही लें। कभी कभी क्वेश्चन में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि ऑल फोर्सेस क्या होते हैं कि कंप्रेसिव होते हैं, तो आपका कैलकुलेशन जो होता है फाइनली उसके रिस्पेक्ट में निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो आप वहां पे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उस टर्म में आप समझ जाएंगे कि कौन सा कंप्रेसिव है। जैसे फॉर एग्जांपल सिग्मा बराबर 30 मेगा पास्कल, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो पॉजिटिव साइन है लेकिन यहाँ पे कंप्रेसिव लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो ये आपका कंप्रेसिव क्या है, आपका स्ट्रेचर। उसी तरीके से आज हम लोग देखने वाले हैं साइन कन्वेंशन इन द ट्विस्टिंग मोमेंट। तो ट्विस्टिंग मोमेंट जब सपोज आपके पास एक ये शाफ्ट है और इस शाफ्ट को सपोज आप इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना? रोटेट कर रहे हैं और सपोज इसको हम लोग इसका डायरेक्शन कैसे हम लोग मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। ओके, राइट हैंड थंब रूल। तो अगर आप सपोज ये एक शाफ्ट है आपके पास और आप इधर से देख रहे हैं, ठीक है ना? आप इधर से देख रहे हैं, तो इधर से देखेंगे तो आपको आपका राइट हैंड थंब रूल, जो आपका थंब है, वो इधर के डायरेक्शन में आप देख। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका राइट हैंड है, ठीक है? दिस इज योर राइट हैंड और ये आपका थंब है, ठीक है? तो राइट हैंड जो का थंब है, जो इसका जो फिंगर्स हैं, जो थंब्स के अलावा और सारे फिंगर्स हैं, वो इस तरीके से रोटेट हुए हैं। और उसको जब थंब जो देख रहे हैं, थंब जिस डायरेक्शन में है वही हमारा टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसको आप किस तरफ से देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, ठीक है? आप किस तरफ से देख रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। और हेलो कुणाल, अभी जस्ट हम लोग स्टार्ट किए हैं। जो है हमारा, इसमें आज हम लोग साइन कन्वेंशन देखने वाले हैं ट्विस्टिंग मोमेंट्स का, ठीक है? तो ट्विस्टिंग मोमेंट में अगर हम लोग राइट हैंड साइड से देख रहे हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड से हम लोग देख रहे हैं, तो राइट हैंड साइड से देखेंगे तो कुछ अगर डायरेक्शन नहीं समझ में आए तो आपको राइट हैंड को लेना है और उसको उस डायरेक्शन में रोटेट करना है जो आपके पास थंब फिंगर है। थंब के अलावा जो फोर फिंगर्स हैं उसको आपको जिस डायरेक्शन में ट्विस्टिंग मोमेंट दिया हुआ है उस डायरेक्शन में आप उसको रोटेट कीजिए, तो आपका थंब का जो डायरेक्शन है वो खुद ही आपको डायरेक्शन दे देगा, ठीक है ना? तो सपोज आप इधर से देख रहे हैं, अगर आप इस इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं तो आपको दिखेगा कि ये क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन अंदर के तरफ, इनवर्ड। ओके, और ये क्या हो जाएगा, अगर आपका काउंटर क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए साइन कन्वेंशन में क्या होगा कि जो हमारा इधर है, ठीक है ना, इसको आप बोल सकते हैं कि इसको पॉजिटिव लगे। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव आपके मानने के ऊपर है। आप ऐसा नहीं है कि इधर डायरेक्शन में किधर किसको पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन अपने इस जो आपका ये नोट्स है इसमें इसको पॉजिटिव मान के चलेंगे, ठीक है ना? पॉजिटिव मान के चलेंगे और इस केस में निगेटिव मान के चलेंगे। इसके बाद ये कुछ अभी बेसिक चीजें हम लोग देख रहे हैं। बेसिक चीजें होने के बाद हम लोग बेसिकली और कवर करेंगे सारी चीजें। ये बेसिकली आपको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कैसे क्या पढ़ना है आपको। सपोज देखिए यहाँ से टॉर्क
इस पे एक तो ये एक शाफ्ट है आपके पास, ठीक है, ये एक शाफ्ट है और इस शाफ्ट में आपने एक टॉर्क लगाया। टॉर्क कैसे लगेगा, यहाँ से पी फोर्स लगा दीजिए, ठीक है ना, पी फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है ना, पी फोर्स। सपोज 1 मिनट, या मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो हमारा है, प्लीज वेट, ये जो हमारा है फोर्स, पी फोर्स मैंने यहाँ पे एक इंड पे लगाया और एक यहाँ पे लगाया, ठीक है ना। तो ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, कॉपल क्रिएट करेंगे और इसका टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी इंटू डी। तो ये आप यहाँ से इंटर कर रहे, ठीक है ना, यहाँ से आप इसको डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि आपका राइट हैंड साइड से देख रहे हैं तो राइट हैंड थंब रूल आप लगाइए। तो राइट हैंड को आप इस तरीके से रोटेट करेंगे तो जो ये अंदर की तरफ है ये आपको किसका डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, आपका टॉर्क का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अब इसको हमने पॉजिटिव माना था, ठीक है ना, इसको हमने क्या किया था, पॉजिटिव माना था। तो बेंडिंग जो आपका डायग्राम है, जैसे कि हम लोग इस फिगर में डायग्राम बना सकते हैं कि जिससे कि किस तरीके से हमारा टॉर्क वैरी कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से वैरी कर रहा है। तो सपोज हमारा जो टॉर्क है पी इन टी, जो हमारा टी इक्वल टू पी डी है, इस तरीके से वैरी कर रहा है कि इसका पूरे शाफ्ट पे इसका जो भी वैल्यू है वो क्या है, सारे जगह पे सेम है और पॉजिटिव है। पॉजिटिव इन द सेंस कि यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव मीन्स क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट आर ट्विस्टेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन ऑब्जर्वेड फ्रॉम आरएचएस, ओके ना, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अगर आप सपोज रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पे फिक्स्ड है, तो ये सपोज कुछ एंगल रोटेट कर गया तो यहाँ से थीटा रोटेट कर गया, तो आप यहाँ पेरीफेरी से देखेंगे, यहाँ से क्या होगा, थीटा रोटेट कर गया और अ, यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे दिस पॉइंट्स, तो यहाँ से इसका एंगल फाई है, ठीक है ना, फाई है। तो हम लोग एक पेरीफेरी से हम लोग रोटेट हुए देख रहे हैं और एक ये रेडियल, रेडियल कितना हुआ ये हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ से एक्चुअली में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा शेयर है। देखिए, इस पॉइंट को देखेंगे तो इस सरफेस, ये जो यहाँ पे छोटा सा सरफेस लें, इस सरफेस के पैरेलल हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। ये तो 3 डायमेंशनल है इसलिए ये दिख रहा है, आप लोग इस पैरेलल फोर्स के पैरेलल, इस सरफेस के पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या होगा, शेयर होगा, ठीक है ना। ये जो शेयर होगा, कभी भी पैरेलल फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, शेयर होता है। तो ये शेयर फोर्स आएगा और शेयर फोर्स आने के कारण शेयर डिफॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, शेयर डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका रिलेशन आता है, क्या रिलेशन आएगा, जैसे कि इसका एक फाइनल आपका रिलेशन आएगा, ये रिलेशन जब आप इसको सारे मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे तो आपका ये आएगा, ठीक है ना। टी बाई जे टाउ मैक्स बाई आर जी थीटा बाई एल, टी क्या है, टॉर्क है, जे क्या है, पोरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे आपका ये शाफ्ट है और इस शाफ्ट, ये शाफ्ट है, तो इधर मान लीजिए सपोज एक्स एक्सिस है, इधर क्या है वाई एक्सिस और इधर क्या है जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है एक्स एक्सिस के अबाउट लेना है, इस फिगर के अनुसार, इस फिगर के अनुसार कहाँ पे लेना है, मतलब कि क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, क्रॉस सेक्शन है ना, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जो हमारा होगा ये जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का कितना होता है, फिर उसका अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, अलग अलग शेप के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आगे देख रहे हैं तो, और ये क्या है, थीटा, थीटा जो हमने देखा था यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर थीटा देखा था, दिस एंगल, दिस एंगल, ये थीटा जो देखा था, तो ये हमारा थीटा है, मतलब कि कितना एंगल ट्विस्ट किया हमने, ओके, कितना एंगल ट्विस्ट किया वो आपका थीटा है। इसके बाद आगे देखते हैं, अब देखिए ये जे का वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप लोग जानते होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकालते हैं। तो आई जेड जेड, मतलब आई जेड जेड कहने का मतलब है कि इस केस में एक्स इधर है, ठीक है, इधर आई जेड जेड, मतलब कि दिस जेड एक्स वाई कुछ इस तरीके का एक्सिस होगा, ठीक है ना।
अब देखिए वही सारी चीजें हैं। अब एक होता है पोलर सेक्शन मॉडुलस। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि टी बराबर जे और टाउ मैक्स बाई आर, ये हमने इक्वेशन कहाँ से लाया, यहाँ से जो हमने ये डिराइव किया था, ये जो हमने डिराइव किया है, इस इक्वेशन से हम क्या कर रहे हैं कि टी का वैल्यू हम लोग टी का वैल्यू लिख रहे हैं कुछ इस तरीके से, टाउ का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टॉर्क लिख रहे हैं। तो आप यहाँ जे बाई आर देख रहे हैं, यहाँ पे जे बाई आर, इसको बोलते हैं हम लोग पोलर सेक्शन मॉडुलस। और ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है आपके डिजाइन प्रोस्पेक्टिव से, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास किसी शाफ्ट को, किसी बार को, किसी सेक्शन को हमको कंपेयर करना है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ और कितना उसकी रिजिडिटी है, तो इसी से कंपेयर किया जाता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसके बाद इसी जो हमारा था इक्वेशन टी बाई जे टाउ बाई आर जी थीटा बाई एस, ठीक है ना, जी थीटा बाई एस। तो टी बाई जो हमारा जो, क्योंकि हर एक पॉइंट पे शेयर वेरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू द आर। जैसे ये जो आर दिख रहा है, ये जो आर है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर जो है, जो टॉर्क है, जैसे टी बाई टाउ मैक्स, टाउ मैक्स कैसे आएगा, टाउ मैक्स पेरिफेरी पे आएगा। टाउ मैक्स कहाँ पे आएगा, पेरिफेरी पे आएगा। यहाँ पे देखिए टाउ मैक्स जो होगा इस पॉइंट पे आएगा एट द डिस्टेंस आर, ठीक है ना। टाउ तो हर एक रेडियस पे आएगा, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। इसके बाद हम लोग एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना चाहें तो ये फॉर्मूला है, और टाउ मैक्स इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना। अब बात है कि शेयर जो हमारा इलास्टिस, जैसे कि शेयर स्ट्रेंथ कितना होगा, ठीक है ना। तो शेयर स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ आर एल थीटा, तो ये आपका शेयर स्ट्रेंथ हो जाएगा, क्लियर है ना। शेयर स्ट्रेंथ हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी चीजें दी गई हैं यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है, क्लियर है। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, जो भी कन्वेंशन हम लोग लिए हैं उसको यहाँ पे लिखा हुआ है, और एल के बारे में भी लिखा हुआ है। इसको आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पढ़िएगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा जो हमने एक्सप्लेन किया। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर ए सर्कुलर एंड प्रिज्मेटिक बार सोन इन द फिगर, ये सर्कुलर बार है, ठीक है ना, ये सर्कुलर बार है, इसको लाइन से आपको दिखाया गया है, और ये प्रिज्मेटिक भी है। प्रिज्मेटिक मतलब कि आपका क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। डिटरमाइन मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, टॉर्क ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एंड मैक्सिमम टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस इफ डी इज द डायमीटर ऑफ शाफ्ट, ठीक है। तो देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस यहाँ पर एक सेक्शन लेता हूँ, इस सेक्शन पे कितना हमारा टॉर्क लग रहा है वो पर सबसे पहले देखें, ठीक है। तो इस सेक्शन को देखिए इधर से, तो आप देखेंगे कि इधर में सिर्फ 3T टॉर्क लग रहा है, और इसको हमने पॉजिटिव लिया था, क्लियर है ना, पॉजिटिव लिया था। तो जो हमारा डी सेक्शन है उसमें कितना लग रहा है, 3T। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से मैं अब दूसरा सेक्शन में जाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे इस सेक्शन में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ के लिए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 + 5 यानी 8T, ठीक है 8T। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बीसी सेक्शन ले रहा हूँ, डीसीजी और बीसी सेक्शन। बीसी सेक्शन में आप देखिए कि कितने क्लॉकवाइज में है, कितने एंटी क्लॉकवाइज में है, और हमारा क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज हमारा पॉजिटिव है। तो देखिए 3 +3 +5 -10, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज में है तो -2T, इसका मतलब -2T ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारे यह सेक्शन है, दिस सेक्शन एक्स एक्स, यहाँ पे कितना एक्सपीरियंस हो रहा होगा टॉर्क, -2T, यानी 2T टॉर्क हो रहा होगा एक्सपीरियंस इन द डायरेक्शन
इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ए बी पोर्शन में आप देखें तो ए बी पोर्शन में देखेंगे कि इन सारे टॉर्क को समेशन कीजिए। देखिए +5 +5, या इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं -2 + 4 यानी 2t इन द, कि आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये टॉर्क लग रहा है। अब देखिए इसमें मैक्सिमम टॉर्क कितना है, टाउ मैक्स DCG और 8t। तो इस पूरे बार में वो अलग बात है कि कितना हमारा जो एक्सपीरियंस कर रहा है मैक्सिमम कितना हो रहा है, DCG और 8t। टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स यहाँ से देखेंगे T/J टाउ बाई आर, ठीक है, टाउ बाई आर। और जे का वैल्यू होता है, जानते हैं जे का वैल्यू होता है इन द केस ऑफ सर्कुलर बार π/d⁴/32। दिस इज द वैल्यू ऑफ जे, ठीक है ना। ये आपको मोमेंट इनर्शिया मेथड से आता है। और अगर टाउ मैक्स निकालें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये टाउ इंटू R/J, ठीक है ना। अब टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू आप देख रहे हैं, यानी ये टी मैक्स होगा यहाँ पे, टी मैक्स टी मैक्स का वैल्यू कितना है 8t। आर को हम लोग D/2 लिख सकते हैं ना, आर को D/2 लिख सकते हैं, डायमीटर बाई 2। और पाई डी जे का वैल्यू मैंने लिख दिया 32, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका फाइनली ये आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आई थिंक, यहाँ तक क्लियर है, बताइए। ओके, इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये है, ठीक है। दिस सपोज आप इधर से देख रहे हैं, आपका राइट हैंड साइड से ही देख रहे हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड से देख रहे हैं। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है। तो दिस इज योर क्या हो जाएगा, दिस इज योर, या आप इस तरीके से बोल सकते हैं। देखिए मैंने इधर से देख रहा हूँ, ठीक है, मैं इधर से सपोज देख रहा हूँ, या आप इस तरीके से देखिए, रुक जाइए, इसमें जो बनाया गया है सॉल्यूशन उसी से हम लोग देखेंगे। इसमें क्या किया गया है, डायरेक्शन को इधर से देख रहा है, ठीक है, इधर से देखा जा रहा है। तो आप इधर से देखेंगे, आप इधर से देख रहे हैं, सपोज इधर से आप देख रहे हैं, तो जो इधर डायरेक्शन में था वो तो निगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि आपने ये जो है क्लॉकवाइज, इधर के केस में क्या हो जाएगा, आप अपने राइट हैंड की हेल्प से देखिए, राइट हैंड को अगर आप क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो फिंगर क्या हो रहा है, आपका अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसको निगेटिव हम लोग ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि निगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है अगर आप इधर से देखें तो आप आपका देखने का, आप किधर से देख रहे हैं ये मायने रखता है। तो सपोज आपको ये एक डायरेक्शन चूज कर लीजिए, इधर से मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना, इधर से मैं देख रहा हूँ, तो इधर का डायरेक्शन सपोज मैंने निगेटिव ले लिया, तो ये निगेटिव आ गया, सपोज 2t, ठीक है, ये निगेटिव आ गया। अब मैं इस BC पोर्शन में देखता हूँ, ठीक है, BC पोर्शन में मैं देखूं तो -2 + 5, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, ये 3t हो जाएगा। उसी तरह CD पोर्शन में 4t हो जाएगा, -2t हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान से करनी होगी चीजें। अब देखिए इसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं, एक आपके पास सपोज ये दिस, आपके पास एक बीम है, ठीक है, और इस बीम पर आपने क्या किया, आपने क्या किया, इस बीम पर अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाते, एक्जियल फोर्स लगाते, तो आप तो डायरेक्ट स्ट्रेस निकाल सकते थे। लेकिन हम लोग एक्जियल फोर्स नहीं निकाल रहे हैं, हमने क्या किया कि एक यहाँ पे सिर्फ फोर्स अप्लाई किया, इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो सेंट्रोइडल पॉइंट है वहां से फोर्स पास नहीं कर रहा है ये पी। तो इसको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इस पी को ट्रांसफर करने की एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या करेंगे, ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे। ये पी है तो दिस इज ऑल्सो पी एंड दिस इज ऑल्सो पी। तो यहाँ से हमने, जैसे कल हमने बताया था कि वहां से हम लोग ट्रांसफर करके इस पे कितना मोमेंट क्रिएट हो रहा है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मोमेंट कितना हो जाएगा, पी जो फोर्स है डिस्टेंस D/2, ये मोमेंट इस पे, इस बार पे लग रहा होगा,
और ये एक्सियल फोर्स तो लगेगा ही, ठीक है ना, एक्सियल फोर्स तो लगेगा ही। तो ये चीजें हैं, ठीक है, ये चीजें हैं। अब देखिए वहीं पे ये सारी चीजें लिखी गई हैं कि जो फोर्स है यहाँ पे दो दो, एक मोमेंट एक्ट कर रहा है, एक डायरेक्ट फोर्स एक्ट करेगा। तो मोमेंट के कारण जो हमारा फोर्स स्ट्रेस डेवलप होगा, प्लस इसके कारण जो डेवलप होगा, दो तरीके के स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। मोमेंट के कारण स्ट्रेस डेवलप होगा और मोमेंट के कारण कुछ इस तरीके का स्ट्रेस डेवलप होगा। ये जो यहाँ का जो पार्टिकल्स हैं, फाइबर्स हैं, तो कुछ इस तरीके का ये हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो ये टेंशन में हो गया, ठीक है ना। आप देखेंगे तो ये फाइबर्स क्या है, टेंशन में हो गए हैं, और ये फाइबर्स कंप्रेशन में हो गए हैं ना। ये फाइबर टेंशन में हो गए हैं और ये कंप्रेशन में हो गए हैं। और एक था जो हमारा एक्सियली जो पी फोर्स लग रहा था, उसके कारण ये और टेंशन में हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, ये और टेंशन में हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, ठीक है ना। इसको नीचे वाले पोर्शन को रिलैक्स फील होगा, क्योंकि एक तरफ से कंप्रेशन लग रहा है और एक तरफ से टेंशन लग रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए, अब हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से अगर हमारे कोई मेंबर है, उस मेंबर पे फोर्सेस लग रहे हैं, तो उसको कैसे हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग फोर्स डायग्राम से हम लोग देखेंगे। ये एक्चुअली बेसिक चीजें हैं, मतलब कि अगर आपको समझ में नहीं भी आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये डिटेल वे में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कुछ पेजेस के बाद है, ठीक है ना। प्लीज यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये बेसिक पॉइंट्स हैं, इसको आपको क्लियर होना जरूरी है, ठीक है ना। मतलब कि क्या क्या हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो चीजें हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। जैसे कि आपके पास एक बीम है और इस बीम पे डब्ल्यू लोड लग रहा है, तो इसमें आप देखेंगे कि कोई एक्सियल फोर्स नहीं है, कोई एक्सियल फोर्स नहीं है। तो एक्सियल फोर्स डायग्राम क्या हो जाएगा, जी मतलब कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, ये जीरो लाइन हो जाएगा। शेयर फोर्स मतलब कि शेयर फोर्स डायग्राम एक होता है कि यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया, शेयर फोर्स अप्लाई किया तो कितना पूरे सिस्टम में जो हमारा बेंडिंग मतलब डायग्राम है, उसमें कितना हमारा वेरिएशन हो रहा है। तो ये चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं कि सपोज आपने पॉजिटिव लिया, मतलब इस तरीके का, इसको आप पॉजिटिव लेते हैं तो ये डायरेक्शन में क्या होगा, आपका इस तरीके का ग्राफ बनेगा। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे देखेंगे कि हर एक सेक्शन पे हमने कोई सेक्शन लिया और इस सेक्शन पे कितना बेंडिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है, वो चीजें यहाँ पे ग्राफिकल वे में यहाँ पे दिखाई गई हैं, ठीक है ना। तो इसका डिटेल वे में हम लोग देखेंगे और उसी तरीके से आप साफ्ट पे भी देख सकते हैं। ये होगा एक्चुअली सबका टॉर्सन डायग्राम, एक्सियल डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और ये चीजें हैं, मतलब कि इसको आप रहने दीजिए, जब हम लोग पढ़ लेंगे तब वहां से इसको पढ़िएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वो तो बेसिक चीजें थी, क्या क्या ऐसे वो मतलब कि सिंपल आपको अ, कुछ बेसिक थिंग थी। इसके बाद आज देख रहे हैं स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट एनी पॉइंट इन द मेंबर अंडर गिवन लोडिंग कंडीशंस। ओके, तो स्ट्रेस जो है आपका कहाँ पे किसी फोर्स में किस तरीके से किस प्लेन पे डेवलप हुआ और कैसा कंडीशन दिया गया है, वहां पे हम लोग स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आप स्केलर क्वांटिटी जानते हैं, ठीक है ना, इसको जीरो ऑर्डर टेंसर बोलते हैं। टेंसर क्या होता है, टेंसर जो होता है जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी, तो टेंसर का एक पार्ट है वेक्टर क्वांटिटी, उसी टेंसर का एक पार्ट है स्ट्रेन एंड स्ट्रेस एनालिसिस। तो टेंसर में क्या होता है, जैसे कि टेंसर टेंसर जो है, टेंसर का कोई कंपोनेंट जैसे कि स्केलर क्वांटिटी, आप अभी के लिए जानिए थ्री होते हैं, ठीक है ना।
अभी के लिए आप जानिए कि स्केलर क्वांटिटी हो गया, जैसे कि मैग्नीट्यूड ओनली बताता है, जैसे कि 1 kg राइस, 1 kg राइस, तो 1 kg राइस क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, जैसे पर 20 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन स्पेस स्टेन में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा और प्लेन भी रहेगा। प्लेन की मतलब कि कहाँ पर एक्ट कर रहा है। देखिए कोई हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम में स्ट्रेस जो है, तो इसमें बहुत सारे प्लेन्स होंगे। दिस प्लेन, देखिए यहाँ पे कुछ ये है प्लेन होगा, यह प्लेन होगा, कुछ बहुत सारे प्लेन्स होंगे अलग अलग एंगल्स पे। तो सपोज इस प्लेन पे कुछ हमारा स्ट्रेस एक्ट कर रहा है और उस एक्ट का कुछ अपना होगा। ये स्ट्रेस कंप्रेसिव भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है। तो ये तो डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन इन द सेंस की नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड तो होगा ही, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, और इसका डायरेक्शन पॉजिटिव या निगेटिव होगा। और थर्ड इज प्लेन, किस प्लेन पे एक्ट कर रहा है, ये हमारा स्ट्रेस में बहुत महत्वपूर्ण थिंग है। प्लेन पे स्ट्रेस आपको कैलकुलेट करना होता है, तभी इसको, तो इसमें सेकेंड ऑर्डर में 3 क्वांटिटीज की बात होती है, डायरेक्शन, प्लेन एंड मैग्नीट्यूड। अब देखिए प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है। प्रेशर तो पहली बात की वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। प्रेशर इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल लोड एट ए पॉइंट, ठीक है। प्रेशर ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस। प्रेशर क्या होगा, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एक्ट करेगा। लेकिन शेयर में क्या होगा, कोई जरूरी नहीं है, ओके, वो किसी भी एंगल पे कैसे भी हो सकता है। अब देखिए प्रेश स्ट्रेस कैन बी एनी डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द क्रॉस सेक्शन। तो ये चीजें आप देख पा रहे हैं। स्ट्रेस चेंजेस फ्रॉम डायरेक्शन टू डायरेक्शन, डायरेक्शन टू डायरेक्शन से क्या होगा, स्ट्रेस चेंज होगा। अब देखिए ड्यू टू प्रेशर, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ड्यू टू प्रेशर स्ट्रेसेस डेवलप्ड बट स्ट्रेसेस कैन नॉट डेवलप प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आपके पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में गैस फिल हुआ है, ठीक है ना, गैस, 1 मिनट। ओके, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। ओके, तो अभी हम लोग देख रहे थे कि ये जो प्रिज्मेटिक बार है, प्रिज्मेटिक बार में आपका जो ये फोर्स एक्ट करेगा, टेंसाइल पी फोर्स एक्ट करेगा, इधर भी पी फोर्स एक्ट करेगा, ओके। अब यहाँ से आप देखिए, ये प्रिज्मेटिक बार में अगर हमने क्या किया कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको मैं समझा रहा हूँ पहले, ड्यू टू प्रेशर स्ट्रेस आर डेवलप। जैसे आपके कंटेनर में क्या है, कंटेनर में हाई प्रेशर का गैस है, कंटेनर में हाई प्रेशर का गैस है। तो इस प्रेशर के कारण ये जो मटेरियल है, जो आपका कंटेनर जिस मटेरियल से बना हुआ है, उस मटेरियल पर लोड आएगा, मतलब वो क्या होगा, टूटने की कोशिश करेगा, उसमें बहुत टेंशन हो जाएगा, टेंशन आ जाएगा इस सारे सरफेसेस में। तो टेंशन मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेस जनरेट हो गया, वहां पे क्या हुआ, स्ट्रेस जनरेट हो गया, स्ट्रेस जनरेट हो गया। तो प्रेशर की वजह से हमारा क्या हो गया, स्ट्रेस जनरेट होता है। लेकिन ऐसा बोले आ, कि स्ट्रेस की वजह से प्रेशर जनरेट होगा, ऐसा जरूरी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये आपके पास एक रिजिड बार है और इसको हमने क्या किया, टेंसाइल फोर्स दिया पी, एंड इधर से भी पी।
तभी तो होगा ना, इधर से भी हम लोग पी फोर्स दे रहा हूँ, इधर से भी दे रहा हूँ, तभी क्या होगा, फोर्स मतलब इस पे रेजिस्टेंस जो होगा डेवलप होगा। अब देखिए यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा वो कितना डेवलप होगा, पी के ही बराबर होगा, क्योंकि ये तो बॉडी डिफॉर्म नहीं हो रही है, इसको रेसिस्ट कर रहा है। तो अगर मैं इस इतने सेक्शन को देखूं तो फोर्सेस बैलेंस होना चाहिए, और पी बराबर क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से सिग्मा आपका फोर्स बाई एरिया आपका होगा। इसके बाद इसके बाद क्या हो जाएगा कि आ, ये चीजें हो गई। अब देखिए अब जो एवरेज स्ट्रेस क्या होगा कि फोर्स फोर्स बाई एरिया, मतलब कि कितना हमारा रेसिस्टेंट रेसिस्ट कर रहा है, तो ये सिग्मा एवरेज हो जाएगा यहाँ तक। ये तो डेफिनेटली आप लोग जानते हैं। अब देखिए सेफ कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, पी जो होना चाहिए लेस देन एफ फॉर सेफ कंडीशन। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अब देखिए शेयर स्पेस की कभी बात की जाए तो मैंने बताया ना प्लेन की जिक्र होगा, प्लेन के बारे में। तो कभी भी टाउ एक्स वाई कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, तो पहले देखिए ये तो एक्स प्ले फेस है, एक्स फेस पर जैसे आपके पास सपोज ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और यहाँ पे ये एक्स वाई कुछ इस तरीके का एक मैं बॉक्स बनाता हूँ। अब देखिए इस बॉक्स में आप देखेंगे तो ये आपका वाई फेस है, दिस इज योर वाई फेस, दिस इज योर एक्स फेस, दिस इज वाई फेस एंड दिस इज योर एक्स फेस। और वाई फेस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वाई फेस पे आप इधर के डायरेक्शन में लगा रहे हैं या इधर लगा रहे हैं या इधर लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो वाई फेस के परपेंडिकुलर अगर लगा रहे हैं तो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसका पैरेलल लगा रहे हैं तो शेयर फोर्स हो जाएगा। क्लियर है ना। ये फेस कहाँ पे है, टाउ एक्स वाई, दिस इज योर फेस एंड दिस इज योर डायरेक्शन, फेस एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस मीन शेयर स्टेस ऑन एक्स फेस एंड वाई डायरेक्शन। सिग्मा एक्सिस का मतलब क्या हुआ, वही हमने बताया कि कि एक्स एक्स का मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन, ये आप तो आपका एक्स फेस हो गया, ये एक्स फेस हो गया, लेकिन एक्स सॉरी वाई फेस हो गया, और इधर वाई डायरेक्शन, यानी फेस से आपको घबराना नहीं है, फेस जो होगा परपेंडिकुलर टू द, मतलब जिस, हमको सपोज एक्स फेस हमको जानकारी करना है, तो ये जो हमारा एक्स एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर फेस होगा एक्स फेस, ठीक है। जैसे आप जानते होंगे वेक्टर, जैसे डिस आपका, अगर ये फेस है तो इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे, वेक्टर प्रोडक्ट, जैसे कि परपेंडिकुलर टू द दिस सरफेस, तो उसी तरीके से इस फेस का आप बोल सकते हैं कि एक्स क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। अब देखिए ये सारी चीजें बेसिक चीजें हो गई। अब देखिए यहाँ पे यूनिएक्सियल यूनिएक्सियल क्या होगा कि यूनिक व्हेन स्ट्रेसेस डेवलप इन ओनली वन डायरेक्शन। सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो बार है इस पे सिर्फ एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, तो सिर्फ जो होगा ऊपर ओनली पर वन डायरेक्शन में क्या होगा हमारा डेवलप होगा। और अगर बाई एक्सियल, सपोज हमारे पास ये एक एलिमेंट है, इधर भी पी फोर्स लगा दिया और इधर भी मगर एफ फोर्स लगा दिया, तो इसमें आप देखेंगे कि बाईएक्सियल फोर्स, बाईएक्सियल स्ट्रेस जनरेट होगा, और यही हमको पढ़ना ही है ब्रॉड वे में। बाई यूनिएक्सियल एंड बाईएक्सियल पढ़ना है। ट्राईएक्सियल मतलब कि इक्वेशन तो देखेंगे ही, लेकिन आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी पर ही बेस्ड रहेंगे, दो आपके एक्सियल एंड बाईएक्सियल। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है यूनिएक्सियल, तो देखिए सपोज आपके पास ये केस हो गया, तो दोनों तरफ से पी फोर्स लग रहे हैं, प्योर बेंडिंग, बियॉन्ड बेंडिंग मतलब कि यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ सिर्फ हमने बेंडिंग मोमेंट लगा दिया, ठीक है, ठीक है। और एक्सियल लोड एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना। पहला था प्योर एक्सियल लोड,
प्योर बेंडिंग, और इसको बोलते हैं एक्सियल लोड प्लस बीएम यानी इसेंट्रिक एक्सियल लोड। तो ये चीजें क्या होंगी, आपका यूनी एक्सियल होगा, लेकिन स्ट्रेन जो होगा ट्राई एक्सियल होगा। अभी तक हमने बात की स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस की बात की कि स्ट्रेस में क्या होगा, यूनी एक्सियल होगा और ट्राई एक्सियल स्ट्रेन होगा। ठीक है ना। स्ट्रेन क्या होगा, जैसे अगर आप एक बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, अगर आप एक बॉडी को स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, इसका तो लेंथ इधर इंक्रीज तो होगा ही, लेकिन इसका जो ब्रेथ है वो डिक्रीज होने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, डिक्रीज होने की, खिंचावत होने की कोशिश करेगा, क्योंकि पॉइसन इफेक्ट के कारण वो खिंचावत होने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। तो ये चीजें दी गई हैं। अब देखिए स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ किसी न किसी बॉडी का अपना स्ट्रेंथ होता है कि कोई एक ऐसा फोर्स लगाए, कोई एक ऐसा स्ट्रेस दें कि ताकि वो ब्रेक हो जाए, फेल हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ। जैसे कि फ्रैक्चर होने तक, फॉर एग्जांपल अगर माइल्ड स्टील है हमारे पास, तो उसका जो याइल्ड टेंशन, याइल्ड स्ट्रेंथ जो होता है 250 होता है, और अल्टीमेट होता है 400। कहने का मतलब है कि अगर आप एक माइल्ड स्टील को आप फोर्स लगाएंगे, माइल्ड स्टील को फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा, सबसे पहले आपने एक रबर को खींचा होगा। देखें ना, प्लास्टिक फॉर एग्जांपल ले लें, थोड़ी देर के लिए प्लास्टिक ले लें, तो प्लास्टिक को देखते होंगे जब कि आप खींचेंगे तो कुछ समय तक क्या होगा, थोड़ा सा कम फोर्स पे खींचा, सपोज 10 न्यूटन से खींचा, इधर भी 10 न्यूटन से खींचा, तो आप देखेंगे कि 10 न्यूटन पे क्या हो रहा है ना, इसका जो है इलोंगेट हो गया। फिर इसको आप छोड़ेंगे तो फिर ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, इसका ओरिजिनल शेप अपना मतलब कि ओरिजिनल शेप जो है हमारा फिर से एक्वायर कर लेगा। लेकिन जब अगर इसी को आप हाई अमाउंट में फोर्स खींच लें, सपोज पी इक्वल टू 50 न्यूटन, तो आप देखेंगे कि इसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। आप फोर्स लगाने के बाद भी इसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो फेल का मतलब अल्टीमेट पे ही क्या हो गया, उसका नेकिंग हो गया, इन द सेंस कि उसमें क्या हो गया कि फेल हो गया। तो कभी भी ये हमारा डक्टाइल मटेरियल में याइल्ड स्ट्रेंथ के ही रिस्पेक्ट में हम लोग अपना कैलकुलेशन करते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है कि वहां पे फेल मतलब ब्रेक हो जाता है। अभी तक तो ब्रेक नहीं हुआ है, ये इलोंगेट हो गया है लेकिन ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, इलोंगेट हो गया है लेकिन ब्रेक नहीं हुआ है। अब देखिए डक्टाइल में मटेरियल के लिए जनरली जो है हमारा ये मतलब कि याइल्ड स्ट्रेंथ जो है क्रशिंग, मतलब कि याइल्ड स्ट्रेंथ ऑफ क्रशिंग ज़्यादा होता है कंपेयर टू द स्ट्रेंथ एंड शेयर स्ट्रेस। तो ये एक्सपेरिमेंटल थिंग्स हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कंप्रेशन जो है ये जो है वो डक्टाइल याइल्ड स्ट्रेंथ जो है टेंसाइल के बराबर होगा, लेकिन शेयर जो होगा, शेयर स्ट्रेंथ वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के हाफ होगा अप्रोक्स, लगभग आप इसको जान सकते हैं। अब देखिए ब्रीटल के लिए क्या होगा कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन। देखिए ब्रीटल मटेरियल में क्या होता है, ब्रीटल मटेरियल जैसे आप फॉर एग्जांपल ग्लास देखें, ग्लास ग्लास देखेंगे, वो क्या होगा कि वो तुरंत ब्रेक हो जाएगा, मतलब एक डायरेक्ट ब्रेक हो जाता है, कोई चांस नहीं देता है कि मैं ब्रेक होने वाला हूँ। लेकिन अगर आप एल्युमिनियम को देखें, एल्युमिनियम फेल होने से पहले देखेंगे कि वो आपको बताएगा कि मैं क्या हो रहा हूँ, इलोंगेट हो गया हूँ। लेकिन ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, सडनली फेल हो जाते हैं। ठीक है ना, सडनली फेल हो जाते हैं। अब देखिए टोटल डिफॉर्मेशन जो है इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्लस इलास्टिक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये कंपेरिजन्स हैं, इसको मतलब कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं पीएसयू वगैरह में। अब देखिए ब्रिटिल मटेरियल्स में जो है कि हमारा डिफॉर्मेशन क्या होगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन इसका एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल भी तो कुछ समय तक अपना एक्सटेंड हो जाएगा, फिर इलास्टिक रीजन में फिर अपना वो ओरिजिनल शेप एक्वायर कर लेगा। लेकिन ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है कि इलास्टिक प्लास्टिक रीजन नहीं होता है, वो डायरेक्ट फेल हो जाता है। ठीक है ना,
डायरेक्ट फेल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक मतलब क्लियर हो गई। अब देखिए उसका मतलब कि जो प्रेशर का हमारा डायमेंशन मतलब किस यूनिट में इसको देख, यूनिट्स जो है न्यूटन में मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल बोलते हैं। इसको 1 मेगा पास्कल को 10⁻6 पास्कल लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे। कन्वर्जन एक्चुअली में ये सारी चीज़ें कन्वर्जन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए डिजाइन, डिजाइन दो तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। एक स्ट्रेस बेसिस पे कि मतलब मटेरियल मेरा कितना स्ट्रेस झेल सकता है, और एक दूसरा हो सकता है कितना डिफॉर्म हो सकता है, यानी कितना इलोंगेट हो सकता है, ठीक है ना, कितना इलोंगेट हो सकता है। तो दो तरीके से हम लोग डिजाइन करते हैं, और दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। इक्वेशंस में क्या होना चाहिए, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे को 100 न्यूटन से खींचिएगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है कि 100 न्यूटन से खींचने पे फेल हो जाता है, लेकिन ठीक है अच्छी बात है, सपोज मैं 99 तक गया तो फेल होने के चांसेस बढ़ गए। लेकिन फॉर मतलब वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी रीजन वी इंट्रोड्यूस ए पॉइंट्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब ये है कि जितना याइल्ड स्ट्रेंथ है, जितना फेलियर स्ट्रेस है, उतना हम लोग नहीं देंगे, उससे कम ही देंगे, ठीक है ना, ताकि हम लोग सेफ महसूस कर सके, सेफ रह सके। उसको परमिसिबल स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आप देखते होंगे कि हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि मोटरसाइकिल पे दो आदमी से ज्यादा नहीं बैठना है, वो सेफ्टी रीजन से बोलती है। लेकिन लोग गांव में चाहे कहीं भी आप देखेंगे कि 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5-5 लोग तक भी बैठा लेते हैं, लेकिन हमारा क्या होता है, मोटरसाइकिल एट रैंडम फेल नहीं होता है, या 4 लोग भी बैठ गए हैं तो फेल नहीं होता है, क्योंकि कंपनी पहले से ही उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करके रखी होती है कि हाँ मतलब कि लोग तो मानेंगे नहीं, फिर भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंट्रोड्यूस किया जाता है। मैक्सिमम चीजें में ये तो करना ही है। और देखिए जैसे जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया जाएगा वैसे वैसे हमारा जो सिस्टम होगा बल्कि होते जाएगा, ठीक है ना। इन कि आप सेफ्टी बढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल का जो डायमेंशंस होगा वो तो इंक्रीज होगा। सपोज सबसे पहले मैं ये एक आपके पास रड है जिसका 1 mm आप चाहते थे कि इसका डायमीटर हो, तो इसमें स्ट्रेस ज्यादा इंड्यूस हो जाएगा कंपेयर टू द 10 mm, ठीक है ना। 10 mm के कंपेयर में इसमें स्ट्रेसेस ज्यादा इंड्यूस हो जाएंगे क्योंकि डायमेंशंस इसका कम है। क्लियर है ना। इसके बाद कुछ चीजें आप देखिए, ये हो गया, ये जो भी है यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू डायमेंशन इंक्रीज जो हमने बोला, और कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, कॉस्ट भी इसका इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना, कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं कि अभी हमने देखा था कि जिक्र किया था कि जो हमारा स्ट्रेस होगा किसी भी प्लेन पे निकाल सकते हैं। सपोज यहाँ तो इस प्लेन पे तो निकाल ही सकते हैं, अगर कोई प्लेन इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड प्लेन पे स्ट्रेस कैसे निकालें, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए एंगल, एंगल आपका रिफरेंस होना बहुत जरूरी है। तो आप एंगल कहाँ से मेजर कर रहे हैं, एंगल आप यहाँ से मेजर कर रहे हैं विथ द दिस फेस। इधर से थीटा एंगल पे कोई हमारा फेस है, कोई फेस है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फेस है, और वहां पे हम लोग देखना चाह रहे हैं कि कितना स्ट्रेस है। तो इसका डिराइव करके यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, इसका आसान है। यहाँ पे सिग्मा एन थीटा मतलब किसी थीटा एंगल सरफेस पे कितना हमारा दिस है, दिस आपका स्ट्रेस है, ओके, दिस आपका स्ट्रेस है। तो और ये नॉर्मल स्ट्रेस होगा, शेयर स्ट्रेस होगा, दोनों वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है, और इनिशियल जो सिग्मा था P/A होगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो भी कहानी लिखी हुई है कि स्ट्रेस जो है सेकेंड ऑर्डर है, और ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब बोला जाएगा कि कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, तो आप जान रहे हैं कि दिस इज द फंक्शन ऑफ थीटा। ये जो है थीटा का फंक्शन है, तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, कम होगा, ठीक है। अब देखिए
डक्टाइल मटेरियल को आप क्या कर रहे हैं, एक खींचते जा रहे हैं, इसको खींचते जा रहे हैं, और एक ऐसा टाइम आएगा कि ये फेल हो जाएगा। तो फेल आप देखेंगे कुछ इस तरीके का फेल होगा, ठीक है ना। कप एंड कोन फ्रैक्चर, ठीक है ना, इस तरीके का फेलियर देखा जाता है। अब ब्रिटल मटेरियल में इस तरीके का फेलियर देखा जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि प्रिज्मेटिक बार है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है और एक्सियल टेंसाइल इतना हम लोग लगा रहे हैं। नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस निकालना है द एंगल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बार एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एंगल का जिक्र आपको ध्यान में रखना होगा, तो यहाँ से ये सॉल्यूशन किया गया है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। ये आसान न्यूमेरिकल बेसिक क्वेश्चंस हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे उन सारी चीज़ों को यहाँ पे ब्रॉड वे में लिखा गया है, मतलब टेबुलर फॉर्म में, कि थीटा 0 होगा तो मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा, और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा, और शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक आप देख लीजिएगा। और ये जो है सिग्मा एन, मतलब कि मैक्स जैसे कि 135 डिग्री पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन होगा। ये कुछ कंपेरिजन्स दी गई हैं, ठीक है। और इसके बाद प्रिंसिपल प्लेन की बात आती है। प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है कि प्रिंस द these planes are those complementary oblique planes on which shear stress are zero, ठीक है ना। शेयर स्ट्रेस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो क्या हो सकता है, वो नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा हमारा मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक क्लियर है, बताइए, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ओके। अब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन, इसको निकालने जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन है वो 45 डिग्री पे होता है, ठीक है ना। 45 डिग्री विथ द शेयर प्लेन, मतलब मैक्सिमम शेयर प्लेन। इसके बाद आज मैं यहीं तक रहने देता हूं, और इसको थोड़ा सा पॉइंट आप देख लीजिए। कंप्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अनलाइक इन नेचर। जो कंप्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस होते हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। प्रिंसिपल प्लेन्स आर लोकेटेड बाय द फ्लोइंग टू मेथड्स। जो आप प्रिंसिपल प्लेन से दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, या तो वहां पे शेयर स्ट्रेस 0 होगा, क्या होगा, शेयर स्ट्रेस 0 होगा, और या तो नॉर्मल स्ट्रेस का जो कंपोनेंट होता है, मतलब कि नॉर्मल स्ट्रेस का जो डेरिवेशन जो आप लेंगे, क्या डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो आपका यहाँ से प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टेट ऑफ स्टेसिस फाइंड आउट करेंगे, मतलब इसका हम लोग देखेंगे पूरा कंसेप्ट्स। ओके। तो ये देखिए सोमथुरा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो आपको पेशेंस लेने की जरूरत होगी, और इसको हम लोग धीरे धीरे कर जाएंगे। नेक्स्ट क्लास से कुछ क्वेश्चंस भी करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सब फॉर्मूले जब तक हम लोग नहीं देखेंगे क्वेश्चन हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस हम लोग नहीं कर सकते हैं। और बेसिक तो आप जानते ही होंगे निकालना, स्ट्रेसेस कैसे निकालते हैं, क्लियर है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है। ओके। तो कल आपकी मैथमेटिक्स क्लास होने का होगा। कल मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, ओके, क्लास ग्रुप में मैं इन्फॉर्म करूंगा, क्योंकि अभी आ, जो है त्योहार का सीजन आ गया, तो आई थिंक मैं अगर बिजी नहीं रहूंगा तो मैं क्लास ले लूंगा, ओके। तो मिलते हैं, मैं कल मैं इन्फॉर्म करता हूँ आप लोगों को, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।